हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एपिसोड 9 ऑफ आवर चैनल एसएससी समझो भाई मनोज। ये आपका फाइनल एपिसोड है इस चैप्टर का। तो इसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो विजुअलाइजिंग द नेशन, कैसे नेशन को विजुअलाइज करें, और दूसरा नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म के बारे में। इंपेरियलिज्म का मीनिंग होता है साम्राज्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा था, जो यूरोपियन पावर्स थी वो सब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो चल रहे थे, वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स किसके ऊपर थे? लिबरलिज्म के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। ये सब कुछ 19वीं सेंचुरी के आते आते खत्म हो चुका था। अब ये लोग कोई डेमोक्रेसी या लिबरलिज्म को लेकर नेशनलिस्ट नहीं थे। इनका नेशनलिज्म था इंपीरियलिज्म के ऊपर। इंपीरियलिज्म के ऊपर मतलब ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को एक्वायर करना, अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना। अब ये एक दूसरे से कभी भी युद्ध में जा सकते थे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे जो मेन टेंशन वाला एरिया था वो हुआ बाल्कन्स। जो बाल्कन एरिया था वो एक्चुअली ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन वाला एरिया था। इसमें बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थे, और इसमें जो आते हैं आज के जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया एक्सेट्रा, ये सब एरिया इसके अंदर आते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे एरिया है इसके अंदर बाल्कन एरिया में। और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स है, ये जो रहने वाले लोग हैं, उनको बोलते थे स्लेव्स। ठीक है, अब होता क्या है, ये सारे जो बाल्कन एरिया था ये था ऑटोमन एम्पायर के अंदर, और ऑटोमन एम्पायर से ये लोग एक एक करके आजाद होते गए। अब एक एक करके ये लोग आजाद तो होते गए, पर इसी के साथ साथ जो दूसरी यूरोपियन पावर्स थी वो इनके ऊपर कब्जा करना चाह रही थी। ठीक है, अब यूरोपियन पावर्स जो थी आप जानते ही हो, उस वक्त कॉलोनीज डेवलप हो चुकी थी, ट्रेड डेवलप हो चुका था। तो इनका कॉलोनाइजेशन और ट्रेड की वजह से बहुत अच्छा पावर और इन्फ्लुएंस यूरोपियन पावर्स के पास आ चुका था। जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनके पास बहुत अच्छे ट्रेड और कॉलोनीज हो रखी थी। तो ये जो एक दूसरे से जेलस थे बहुत ज्यादा, बाल्कन एरिया के जो भी स्टेट्स थे ये सारे, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस थे, और हर कोई ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी पाना चाहता था। उसी के साथ साथ जो ये यूरोपियन पावर्स थी, उनके अंदर आपस में इतनी राइवलरी हो गई थी कि जो वहां की दुश्मनी वो यहाँ पे निकाल रहे थे कि अगर वहां पे ट्रेड में या कोई ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ का एरिया वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर ले। तो अब हर यूरोपियन पावर क्या चाहता था, ताकि बाल्कन के एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहता था, एंड दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब जो बाल्कन एरिया में रहने वाले लोग थे वो अपनी हिस्ट्री और उसके अनुसार, कल्चर के अनुसार बताते थे कि हम तो इंडिपेंडेंट रहने वाले लोग हैं, हम तो किसी के अंदर आ ही नहीं सकते। अब यहां पर तो ये कंट्रोल करना चाहते, बाल्कन एरिया आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते, और बाल्कन एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते। तो इसने बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को राइज कर दिया, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो 1914 से लेकर 1919 तक चला था, पहला विश्व युद्ध। और इसकी वजह से यूरोप जो है, जिसने इतनी प्रगति की थी, उसके लिए डिसास्टर हो गया ये वर्ल्ड वार। बहुत ज्यादा नुकसान उठाया यूरोप ने, और इसी के चक्कर में इंडिया ने भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाया, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया में थी तो उसको भी युद्ध में झोंक दिया गया था, जो अपन नेशनलिज्म चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब यही चीज होती है, जो जब 19वीं सेंचुरी के अंदर ये लोग जब युद्ध में लग गए यूरोपियन पावर्स, तो जो कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, जो जहां जहां पे भी इनकी कॉलोनीज थी, वो सब इस इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करने लग गए थे, इसका विरोध करने लगे थे, और आजादी की राह पे चलने लग गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियन आइडियाज थे वो कहीं पे भी रेप्लिकेट नहीं हुए, डुप्लीकेट नहीं हुए। हालांकि पीपल ने अपनी स्पेसिफिक वेराइटी जरूर डेवलप की नेशनलिज्म की, वहां से यूरोपियन कल्चर से हमने देखकर एक अपनी स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म जरूर डेवलप किया है। अब आता है एक और टॉपिक जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब नेशन को कैसे विजुअलाइज करें? जैसे कोई राजा है, राजा की तो पोर्ट्रेट बन सकती है कि हाँ, बड़ी बड़ी मूछों को ताव देते हुए, या तलवार या घोड़े पे बैठ के तलवार या भाला हाथ में लिए हुए पिक्चर बन सकती है, उसकी बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती है। बट नेशन की पिक्चर कैसे बनाए, तो विजुअलाइज कैसे करें नेशन को? तो 18 और 19 सेंचुरी के अंदर जो आर्टिस्ट ने एक तरीका निकाला नेशन को विजुअलाइज करने का, और वो तरीका था कि एक फीमेल एलिगोरी बना के। एलिगोरी का मतलब होता है जैसे किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम कैसे कंक्रीट फॉर्म में ला सके। जैसे अगर बताए जस्टिस, न्याय, न्याय की देवी का आपने देखा है एलिगोरी कैसा होता है। अगर आप किसी भी कोर्ट में जाओ तो वहां देखा जाता है जस्टिस, न्याय की जो देवी है, उसके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, मतलब वो निष्पक्ष न्याय कर रही है, और उसके हाथ में एक तराजू है। ठीक है, ये उसकी एलिगोरी हो गई जस्टिस की। ऐसे ही जैसे लिबर्टी, तो लिबर्टी की एलिगोरी क्या होती है? तो लिबर्टी की एलिगोरी जैसे ब्रोकन चेन्स, बेड़ियां टूट चुकी है,
या रेड कैप। तो ये सारे जो एलिगरी होती है किसके लिए, अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए, जैसे ग्रीड हो गया, लालच के लिए हो गया, ऐसे ही अलग अलग लिबर्टी के लिए हो गया, तो ये सारी चीजों के लिए बनती है, उसको बोलते हैं एलिगोरी। तो आर्टिस्ट ने 18th और 19th सेंचुरी के अंदर एक तरीका निकाला, उसको फीमेल फिगर के रूप में एलिगोरी बना के दिया नेशन को। जैसे आज हमारा नेशन, अगर हम भारत के बारे में बात करें तो हमारा नेशन की जो पिक्चर है वो क्या सामने आती है, भारत माता के रूप में। अब इस भारत माता के अलग अलग रूप है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रांस और जर्मनी ने भी अपनी अपनी एलिगरी डेवलप की। तो फ्रांस के अंदर तो जो पॉपुलर एक क्रिश्चियन नेम है क्रिश्चियन मरियान, तो क्रिश्चियन मरियान को उन्होंने अपनी एलिगरी के रूप में दिखाया, जिसके अंदर उसके सर के ऊपर रेड कैप दिखाई है, जो रेड कैप है लिबर्टी के लिए, और एक कोकेट लगाया हुआ दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार जर्मन एरिया के अंदर जो एलिगरी दिखाई है वो जर्मेनिया के रूप में दिखाई है। तो जर्मेनिया के अंदर बताया हुआ है, जैसे जर्मेनिया ने ओक के लीव्स लगा रखे, ओक लीव्स से जो वहां पे हीरोइज्म का प्रतीक होते हैं। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्रतीक है वहां पे, जो जर्मेनिया के पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो इस बुक के अंदर। तो इस पिक्चर हर एक चीज का अपना अपना एक प्रतीक है। जैसे ब्रोकन चेन्स है, ब्रोकन चेन्स लिबर्टी के बारे में बता रहा है, और राइजिंग सन जो बता रहा है आपका बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, की एक नए एरा की शुरुआत हो रही है। तो एलिगोरी है, इन सबको लोगों की नेशनलिस्ट भावनाओं को जगाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक नेशन को देखे कैसे, तो इस नेशन को दिखाने के लिए ये एलिगोरी बनाई गई, वो भी एक फीमेल फिगर के रूप में। ये कोई पर्टिकुलर फीमेल के लिए तो थी नहीं कि हाँ इस तरह की फीमेल है और ये है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक नेशन को विजुलाइज किया गया, और इनके ताकि पब्लिक जो है वो नेशनल यूनिटी के बारे में रिमाइंडेड रह सके, उनको याद रहे अपनी नेशनल यूनिटी के बारे में। और इनको पब्लिक स्क्वायर्स हर जगह लगाया गया है ताकि लोग इन्हें देखें और एक यूनिटी के साथ जुड़े हुए रहे नेशनलिज्म की भावना के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।